ओके, कंटिन्यू विद द डिस्कशन। हमने वन डायमेंशनल केस में कैलकुलेशन कर ली, बट कैलकुलेशन के अलावा फिर से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। रो लैम्डा जिस चीज़ को हम कह रहे हैं डेंसिटी ऑफ मोड्स, मैथमेटिकली dn/d लैम्डा। n नंबर ऑफ मोड्स हैं किसी वेवलेंथ पे, तो आप n को अगर लैम्डा के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर पाते हैं तो सिंपली ये मैथमेटिक्स करके dn/d करके आप ये निकाल सकते हैं। इसको आप इस तरह सोच सकते हैं, रेट ऑफ एडिंग मोड्स। सोचिए वेवलेंथ के टर्म में आप देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ तक कुछ नंबर ऑफ मोड्स हैं, इस लैम्डा वेवलेंथ तक, ये कोई लैम्डा वेवलेंथ है, इस तक नंबर ऑफ मोड्स n है, और फिर आप उससे एक स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ पे गए तो उस नंबर तक नंबर ऑफ मोड्स और बढ़ जाएंगे। ओके, तो इस छोटी सी वेवलेंथ विंडो में लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच कुल मिला के कितने नए मोड्स आए हैं, वो है dn। तो dn को अगर हम इस विंडो की विड्थ से डिवाइड करें तो हमें पता लगेगा अरे पर यूनिट वेवलेंथ रेंज में कितने मोड्स एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो dn/d लैम्डा वही है दिस। तो उसे आप रेट ऑफ एडिंग मोड समझ सकते हैं इस सेंस में। ओके, क्वालिटेटिवली आप समझ सकते हैं, अच्छा लैम्डा के रेस्पेक्ट में लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग मोड होते हैं, तो यहाँ तक आते आते माना 7 मोड तक थे, यहाँ से माना ये 0 वाला पॉइंट है, 0 से यहाँ तक 7 मोड थे। तो हम थोड़ा एक हायर वेवलेंथ की बात करें तो दूसरी वेवलेंथ पे नंबर ऑफ मोड्स अलग होते हैं, उस वेवलेंथ पे नंबर ऑफ मोड्स माना 10 है, तो इस और इसके बीच कुल मिला के 3 मोड्स हैं। पर ये 3 मोड्स जो हैं ये डी लैम्डा वेवलेंथ में पाए गए हैं, इस डी लैम्डा विड्थ के अंदर पाए गए हैं। तो यूनिट वेवलेंथ रेंज में कितने मोड्स होंगे, 3/d लैम्डा, dn/d लैम्डा। ओके, लेकिन एक दूसरा पॉइंट और है, ये विंडो मैंने यहाँ पे भी दिखाई है, लेकिन बाद में इसी विंडो को आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसी विंडो को मतलब उतनी विड्थ को, डी लैम्डा विड्थ की विंडो को आप इसके बजाय यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो इस इंटरवल में अगर यहाँ पे 3 मोड्स हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे भी इसके बीच 3 ही मोड्स हों, हो सकता है यहाँ मोड्स का नंबर 15 हो। मतलब खुद लैम्डा की वैल्यू पे रो लैम्डा डिपेंड करता है। रो एक कांस्टेंट नहीं है, किसी पर्टिकुलर केस में हो भी सकता है, बट रो लैम्डा के साथ वेरी करता है। अलग अलग लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पे रो लैम्डा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो रो मोस्ट जनरली एक लैम्डा का एक फंक्शन होगा। ओके दिस, और मैथमेटिकली यहाँ से यहाँ तक कितने मोड्स हैं, कितना वो नंबर है, अगर मैं उस नंबर को dn लिखूँ तो वो नंबर मैथमेटिकली dn/d लैम्डा इंटू डी लैम्डा के बराबर। और इसी फैक्टर को मैं रो लैम्डा लिख रहा हूँ। मॉड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि n और लैम्डा के बीच एक इन्वर्स रिलेशन हो सकता है, तो उसके कारण एक माइनस साइन आ सकता है, उसको ड्रॉप करने के लिए दिस। ओके, तो बेसिकली रो लैम्डा निकालने के लिए आपको, अगर आप n को लैम्डा के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो सिंपली ये डिफरेंशिएशन करके आप रो लैम्डा निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन अब मैं ये जो 2 तरीके मैंने पिछले इसमें किए वन डायमेंशनल केस के लिए, मैं इनको भी इस्तेमाल नहीं करूँगा आगे से। हमें तो एक तीसरा मेथड इवॉल्व करना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि अदर वे विच इज़ यूजफुल फॉर 2D एंड 3D केसेस। 2D और 3D केसेस में जब हम डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन निकालना चाहेंगे, नंबर ऑफ मोड्स की काउंटिंग करना चाहेंगे, पहले नंबर ऑफ मोड्स की काउंटिंग मतलब n को लैम्डा के फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना ये, और फिर इसे लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके काम हो जाता है। बट ये जो n की काउंटिंग है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल केस में, इसको करने के लिए हमें एक अलग मेथड की जरूरत पड़ती है। तो 1 डायमेंशन में पहले उस केस को देखते हैं। मैंने उसको शॉर्ट में लिखा है, बेसिकली हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू k। अब ये k क्या चीज़ है, k वैसे आपने अपने वेव एंड ऑसिलेशन वाले पेपर से आपको पता है, k बेसिकली है वेव वेक्टर। वेव वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 2π/λ के बराबर होता है। अगर वेव की वेवलेंथ उस समय लैम्डा है तो आप कहते हैं उसका जो वेव वेक्टर है उस समय, वेव वेक्टर होता तो एक वेक्टर है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 2π/λ के बराबर। तो बेसिकली k अपार्ट फ्रॉम फैक्टर ऑफ 2π वेवलेंथ का इन्वर्स होता है। ओके, वेवलेंथ का इन्वर्स। और वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन भी अगर आप बात करें k यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अभी मुझे इससे मतलब नहीं है, अभी मान लें केवल k के मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो मैं जो कैलकुलेशन करने वाला हूँ, पॉइंट ये है, मैं कैलकुलेशन लैम्डा के बजाय k के टर्म्स में करूँगा, और टेक्निकली हम इसे कहते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन k स्पेस में करेंगे। ओके, k के टर्म्स में करेंगे, k स्पेस में करेंगे। ओके, दिस नोशन ये है dn, कितने मोड्स यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं, किसी रेंज में एग्जिस्ट करते हैं। अभी तक हम उसे इस तरह से सोच रहे हैं, अच्छा डेंसिटी ऑफ मोड्स लैम्डा के टर्म में, और उससे वो जो विंडो की विड्थ है वेवलेंथ के टर्म में डी लैम्डा, उससे मल्टीप्लाई करके। लेकिन इसी चीज़ को आप k के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। भाई लैम्डा की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग k की एक वैल्यू होती है, तो लैम्डा की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग k की कुछ वैल्यू होगी, लैम्डा की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग k की कोई दूसरी वैल्यू होगी, और लैम्डा की वैल्यू में अगर जरा सी अंतर है तो k की वैल्यू में भी जरा सी अंतर होगा। तो इसी विंडो को आप k के टर्म्स में भी कह सकते हैं, अरे k के टर्म में ये जो विंडो है इसकी विड्थ कितनी है, डी के दिस। और तब ना कितने मोड्स यहाँ से यहाँ के बीच लाई कर रहे हैं उसे हम रो के टाइम्स डी के भी लिख सकते हैं। ये रो के का फैक्टर अगेन, ये रो के है डेंसिटी ऑफ मोड्स, लेकिन k के टर्म में, वेव वेक्टर के टर्म में, मतलब कितने मोड्स पर यूनिट वेव वेक्टर रेंज में लाई कर रहे हैं दिस। मैथमेटिकली रो के जो है
दिस अगेन, माना डी एन बराबर आप ये एक्सप्रेशन लिखते हैं, लेट मी डू इट ओवर हियर, डी एन बराबर आपने रो के डी के लिखा, लेकिन डी एन को आप मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एन बाई डी के इंटू डी के। अगर आप इसे चेन रूल सोचें तो डी के को अगर आप कंपेयर करें, हाँ डी के दोनों में है, तो रो के बेसिकली क्या है, डी एन बाई डी के। भाई जैसे रो लैम्डा था डी एन बाई डी लैम्डा, वेवलेंथ के साथ नंबर ऑफ मोड्स कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो जब आप रो के पूछ रहे हैं तो नंबर ऑफ मोड्स कितनी तेजी से के साथ ग्रो कर रहे हैं, पर यूनिट के वैल्यू के लिए कितने मोड्स और एक्स्ट्रा ऐड हो गए। इसी चीज़ को आप इस फिगर को लैम्डा के बजाय के टर्म में सोचो, के की एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू, के की कोई पर्टिकुलर वैल्यू, के की उससे स्लाइटली डिफरेंट एक दूसरी वैल्यू। इस छोटी सी के की जो रेंज है जो कि डी के बराबर है, इसके बीच कितने मोड्स लाई कर रहे हैं। माना उन मोड्स का नंबर डी एन है, तो डी एन अपॉन डी के ये फैक्टर ही आपका डेंसिटी ऑफ मोड्स है, लेकिन ये के टर्म में। तो अब सवाल ये है, लेकिन क्यों मैं चीज़ को उलझा रहा हूँ, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्यों मैं रो के पहले कैलकुलेट करना चाहूँगा और रो लैम्डा फिर इनडायरेक्टली निकालेंगे, उसका रीज़न अभी इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। ये ध्यान कीजिए, के 2 पाई अपॉन लैम्डा है, और माना हम वन डायमेंशनल स्ट्रिंग के लिए हम देख चुके हैं, जो मोड की वेवलेंथ होती है वो होती है n अपॉन 2l, ये वाला एक्सप्रेशन। लैम्डा होता है 2l अपॉन n, लैम्डा होता है 2l अपॉन n। तो ये लैम्डा की ये वैल्यू अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, लैम्डा की जगह 2l अपॉन n, तो 2 से 2 कैंसिल, आपको मिल रहा है किसी एक मोड का जो वेव वेक्टर है, बल्कि ये वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन मैं इसे वेव वेक्टर ही कहूँगा, किसी एक मोड के लिए जो k की वैल्यू है, वेव वेक्टर की वैल्यू है, वो n टाइम्स पाई बाई एल, और पाई और एल तो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, एल आपका जो स्ट्रिंग है आपने एक बार ले लिया इस लेंथ का, एल फिक्स्ड है, तो के सीधे सीधे n टाइम्स कांस्टेंट के बराबर है। ओके, के की जो अलाउड वैल्यूज़ हैं n 1 2 3 4, तो ये किसी कांस्टेंट के मल्टीपल्स हैं, 1 टाइम्स दिस कांस्टेंट या 2 टाइम्स दिस कांस्टेंट या 3 टाइम्स दिस कांस्टेंट या 4 टाइम्स दिस कांस्टेंट। के की अलाउड वैल्यूज़ जो हैं स्टैंडिंग वेव के लिए, आप हर वेव के लिए लैम्डा की बात कर सकते हो, या हर वेव की लैम्डा के बजाय उसके के की बात कर सकते हो। जब आप वेव के लैम्डा की बात करते हो तो वो तो n के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उन्हीं वेव्स के, उन्हीं पॉसिबल मोड्स के जब आप के वैल्यू की बात करते हैं तो उनकी के वैल्यू सीधे सीधे n के मल्टीपल में होती है, n टाइम्स सम कांस्टेंट, 1 टाइम्स सम कांस्टेंट। पहले मोड के लिए, जिसे हम माना पहला मोड कह रहे हैं, उसके लिए n 1 होता है, तो k बराबर वो कांस्टेंट भी पाई बाई एल है। दूसरे मोड के लिए k बराबर 2 पाई बाई एल, तीसरे मोड के लिए k बराबर 3 पाई बाई एल। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, अभी तक एडवांटेज आपको नज़र नहीं आया। अब एडवांटेज को समझने के लिए मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल ले रहा हूँ, माना 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर से मुझे फ़ायदा ये मिलेगा क्योंकि लैम्डा की अलाउड वैल्यूज़ हर एक मोड के लिए लैम्डा बराबर 2l बाई n होना चाहिए। तो l की जगह 50 रखूँगा तो 2 इंटू 50 ये 100 बन जाएगा, न्यूमरेटर आसान बन जाएगा। तो अब ये हैं अलाउड मोड्स, इसको आप सोचिए, ये अलाउड मोड्स की कंडीशन है। अलाउड भी नहीं बोलना चाहिए, मोड का मतलब ही वो है, वो अलाउड है। जो पॉसिबल मोड्स हैं उसके लिए कंडीशन ये है, उसका वेवलेंथ आप यहाँ से निकालेंगे। तो अगर मैं l बराबर 50 लेता हूँ तो न्यूमरेटर 100 बन गया। अब मैं n को अलग अलग वैल्यू देता हूँ, 1 2 3, अलग अलग मोड्स। मैंने एक 1 डायमेंशनल फिगर बनाया, ये स्ट्रिंग नहीं है, ऐसी एक फिगर बनाया, इसके अलावा मैं लेंथ प्लॉट कर रहा हूँ, और आगे तक है ये फिगर, 100 के आगे 200 1000 इन्फिनिटी तक है। लेकिन जब आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो ऊपर क्योंकि 100 है, 100 अपॉन 1 आपको 100 सेंटीमीटर मिलता है। मतलब पहले मोड जिसे n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग वाले मोड को अगर हम पहला मोड कह रहे हैं तो उस मोड के लिए जो वेवलेंथ है वो 100 के बराबर बनती है। तो मैंने 100 वाले पॉइंट पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, ये पॉइंट मैंने इस लाइन पे जो कि आगे तक जा रही थी, जहाँ पे इसमें 100 है वहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया और एक सर्कल कर दिया। ये पॉइंट मुझे बता रहा है अच्छा ये एक मोड की बात हो रही है, इसलिए मैंने इसके नीचे 1 लिखा भी है ब्रैकेट में। मोड माना ये मोड नंबर 1 हम इसे कहें। अच्छा एक मोड ऐसा हो सकता है जिसके लिए लैम्डा बराबर कितना है 100, ये लैम्डा को मैंने प्लॉट किया है। n बराबर 2 अगर आप रखें तो ऊपर 100 है, 100 अपॉन 2 50, दूसरा मोड ये है। n बराबर 3 रखें, 100 अपॉन 3 लगभग 33.33 होता है, ये 33.33। तो ये हर एक पॉइंट जिसको मैंने सर्कल बनाया है ये एक मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही n बराबर 4 रखें, 100 अपॉन 4 25, 5 रखें 20, 6 रखें 100 अपॉन 6 लगभग 17 के आसपास होता है। मैंने बहुत एग्जैक्ट होने की कोशिश नहीं की है। तो ये फिगर एक्चुअली क्या बता रहा है, इस तरफ मैंने लैम्डा प्लॉट किया है और ये यहाँ पे कोई मोड एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इस सिस्टम में स्टैंडिंग वेव्स जनरेट नहीं होती हैं। स्टैंडिंग वेव्स या मोड्स जिन वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करते हैं, एक ये वाली वेवलेंथ है 100 50, ये अब आप वैल्यू पे भी मत जाइए, 100 50 पे मत जाइए। ये देखिए ये जो पॉइंट्स हैं जो कि मोड को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया इस समय लैम्डा के रेस्पेक्ट में, इनके बीच की डिस्टेंस इस फिगर में बराबर नहीं है। यहाँ दो मोड्स के बीच की इतनी डिस्टेंस है,
यहाँ दो मोड्स के बीच की डिस्टेंस इतनी है, फिर ये दो मोड्स के बीच की डिस्टेंस और कम हो गई, फिर ये ग्रेजुअली ये मोड्स डेंस हो रहे हैं। बल्कि मैंने यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स दिखा रखे हैं जिन पे मैंने सर्किल नहीं बनाया है। इसका मतलब ये जैसे जैसे आप इधर को आएंगे, लोअर और लोअर और लोअर वेवलेंथ की तरफ आएंगे, तो मोड्स के बीच की डिस्टेंस इस वाले ग्राफ में और भी कम और भी कम और भी कम होती जाएगी। ओके, तो अब आप चाहें तो इस वाले फिगर में भी रीड करने की कोशिश कर सकते हैं कि इस और इस वेवलेंथ के बीच कितने मोड्स हैं। माना आपने कोई वेवलेंथ की विंडो ली, इतनी बड़ी विंडो, ये इन दो पेन्स को सोचिए, एक वेवलेंथ लैम्डा और एक लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो ये विंडो अगर आपने यहाँ पे रखी तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं इसके बीच कितने मोड्स हैं। तो ऐसे कितने पॉइंट्स यहाँ बीच में आ रहे हैं वो काउंट कर लीजिए। माना यहाँ पे ऐसे 17 पॉइंट आए तो आप कहेंगे अरे इस वाले इलाके में डी लैम्डा रेंज में 17 मोड्स आते हैं, लेकिन इसी विंडो को अगर आप यहाँ पे ले जाएं, माना यहाँ पे, तो हो सकता है इनके बीच केवल एक पॉइंट आए। तो आप बोलेंगे अरे इस वाली वेवलेंथ रेंज में उसी डी लैम्डा रेंज के अंदर लगभग एक मोड आता है, तो डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो सकती है। ओके, लेकिन तो एक तरह से यहाँ से हमें ज्योमेट्रिकल एक तरीका मिल सकता है। अगर हम ये फिगर बना लें तो ज्योमेट्रिकली मेरे को एक तरीका मिल रहा है कि मैं काउंट कर सकता हूँ कितने मोड। देखो असली प्रॉब्लम यही है, अगर मैं dn काउंट कर लेता हूँ, एक विंडो के अंदर कितने मोड्स हैं अगर मैंने वो काउंट कर लिया, dn मुझे पता है, तो विंडो की विड्थ से डिवाइड करके मुझे रो लैम्डा मिल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे इन प्रिंसिपल हम ऐसा कर सकते हैं। एक बार ये लैम्डा के टर्म्स में हमने सारे मोड्स को फिगर में दिखा दिया, तो उसके बाद डी लैम्डा जितना भी आपने लिया उसके अंदर कितने मोड्स हैं ये आप इस तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अगर मैं इसी फिगर को लैम्डा के बजाय अगर के टर्म में बनाऊं, लैम्डा के बजाय के टर्म में, मेरा मतलब क्या है, मोड्स को मैंने लैम्डा के टर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये एक मोड है, ये एक मोड है, ये एक मोड है, ये एक मोड है, लेकिन ये मोड्स इस समय प्लॉट कैसे किए गए हैं, लैम्डा के रेस्पेक्ट में, उनकी लैम्डा वैल्यू के हिसाब से। इसी के बजाय अगर मैं मोड्स तो वही हैं सिस्टम के, लेकिन उनको उनकी लैम्डा वैल्यू के बजाय अगर उनकी के वैल्यू के टर्म में प्लॉट करूं, तो के मतलब वेव वेक्टर की वैल्यू, वेव वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप देख सकते हैं के की वैल्यू कितनी है, n टाइम्स पाई बाई एल। पाई बाई एल तो एक कांस्टेंट है। फर्स्ट मोड के लिए 1 इंटू पाई बाई एल बनेगा, सेकंड मोड के लिए n बराबर 2 होता है। सेकंड मोड मतलब जिसमें दो लूप्स बनते हैं, सेकंड मोड के लिए n बराबर 2 पाई बाई एल, थर्ड के लिए 3 पाई बाई एल। तो अगर अब की बार ये जो मैंने ब्लू कलर की एक्सिस बनाई है, इसको आप सोचें ये के एक्सिस है, के लैम्डा नहीं, मैं के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर रहा हूँ, के बराबर 0 1 2 3 4 आगे तक कहीं तक होगा। तो अगर मैं उस पर पाई बाई एल दूरी पर पॉइंट्स मार्क कर दूँ, पाई बाई एल दूरी पर, पाई बाई एल, तो पहला मोड जो है उसके लिए के की वैल्यू होती है सिंपली पाई बाई एल। तो अब की बार ये जो पहला मोड यहाँ ऐसा दिखाया जा रहा था ना, इसमें पहला मोड ये वाला पॉइंट है। फिर से मैंने पॉइंट को मार्क करके कर रखा है। 1 का मतलब है, मैंने केवल पहले वाले पॉइंट के लिए लिखा है 1 इंटू पाई बाई एल है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 1 नहीं है, पाई बाई एल है, पाई बाई एल। लेकिन पाई बाई एल दूरी पर, माना इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखते हैं पाई 3.14 और एल की वैल्यू 50, जितना भी वो बनता है उतनी दूरी पर पहला पॉइंट मार्क करो। लेकिन अब एडवांटेज के वाले नोटेशन में क्या है, दूसरा वाला जो पॉइंट है वो उसके लिए के की वैल्यू पहले वाले के दुगनी होनी है। मतलब जितनी दूरी पे पॉइंट मार्क किया, दूसरा वाला पॉइंट उससे दुगनी दूरी पे। 2 का मतलब यहाँ पे एक्चुअली 2 पाई बाई एल है, 2 टाइम्स पाई बाई एल, 3 पाई बाई एल। सिमिलरली थर्ड वाला पॉइंट 3 5, पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड, चौथा मोड, पांचवा मोड, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ है। बट इस वाले फिगर का एडवांटेज क्या है, ये इस कारण से के सीधे सीधे एन के प्रोपोर्शनल है, उसके कारण मोड्स यहाँ पे क्या हैं, इक्विडिस्टेंट हैं। तो इक्विडिस्टेंट होने का एडवांटेज क्या है, काउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। मुझे ये काउंट करना है, कोई विंडो है, अब विंडो लैम्डा के टर्म में नहीं होगी, लैम्डा विंडो के टर्म में होगी, के से लेकर के प्लस डी के, ये विंडो है। तो इस विंडो के अंदर कितने मोड्स हैं ये मैं बड़ी इजीली काउंट कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि वो काउंटिंग हम कहीं पे भी कर सकते हैं इक्विडिस्टेंट होने के कारण। ओके, बल्कि वो काउंटिंग हम ऐसे नहीं करते हैं देख के कि आंख से देख के आए 3 मोड्स आ रहे हैं, 4 मोड्स, मैथमेटिकली भी उसे करना आसान है। करने को वो इस केस में भी किया जा सकता है। इनफैक्ट हमने पीछे जो मैथमेटिक्स किया वो यही किया है, बट के टर्म में अगर मैं इस चीज़ को करूँगा तो मेरा काम और भी आसान होने वाला है। तो आगे से हम यही करेंगे, और उसका रीज़न भी आप आगे वाले केस में देखेंगे। हर केस में के और एन का रिलेशन शायद कुछ ऐसा ना बने, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है, बट स्टिल के स्पेस में जाके के वेरिएबल के टर्म्स में जब आप मोड्स की काउंटिंग करते हैं, मोड्स की काउंटिंग या उससे डेंसिटी ऑफ मोड्स निकालते हैं, तो वो हमारे लिए आसान बनता है। उसको हर केस में उसका एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो बनेगा, लैम्डा के लिए भी आप उस तरह का फिगर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लैम्डा के रिस्पेक्ट में, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में मोड्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस फिगर को भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बट वो फिगर आपका बहुत अच्छा नहीं बनता है। अच्छे से मेरा मतलब ऐसा कोई गलत इस फिगर में कुछ नहीं है, बट इस फिगर में पॉइंट्स जो हैं, के स्पेस में जो मोड्स हैं, इसको टेक्निकली मैं सही वो बोलूं, के मोड्स में जो, के स्पेस में जो मोड्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है।
जबकि लैम्डा स्पेस में जो मोड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, तो इसलिए यहाँ आपको काउंटिंग करनी है कितने मोड्स हैं, तो वो यहाँ आराम से कर सकते हैं। कैसे? अब ये छोटी क्लास की प्रॉब्लम की तरह रिड्यूस हो गया। और हाँ, ये जो एक एक पॉइंट है ये एक एक मोड को करस्पॉन्ड कर रहा है। ओके दिस। अच्छा, अब एक मोड ऑन एवरेज, अगर आप पाई बाई लेंथ आगे चलते हैं, कहीं पे भी आप खड़े हो इस वाले फिगर में, आप कहीं पे भी खड़े हो, माना आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप पाई बाई लेंथ आगे चलते हैं, पाई बाई लेंथ एल, पाई बाई एल, तो उस रीजन में कितना मोड कवर होता है? एक मोड, क्योंकि किन्हीं भी दो मोड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है? पाई बाई एल। तो आप कहीं पे भी अगर खड़े हो इस के स्पेस में, तो अगर आप पाई बाई एल लेंथ आगे मूव करते हैं तो आप कितना मोड कवर करते हैं? एक एक्स्ट्रा मोड कवर करते हैं। ओके दिस। तो एक पॉइंट या एक मोड, जिसको मैं पॉइंट कह रहा हूं, हर एक पॉइंट बेसिकली एक मोड है, हमें मोड्स की काउंटिंग करनी है। तो एक पॉइंट या मोड जो है वो एक के विंडो में मिलता है जिसकी विड्थ है पाई बाई एल। माना आपने ठीक एक के से लेकर के प्लस डी के तक का जो डिफरेंस है वो पाई बाई एल के बराबर लिया, पाई बाई एल के बराबर। ये यहाँ से के और के की जो दूसरी वैल्यू है के प्लस डी के, इनके बीच का अंतर पाई बाई एल के बराबर है, के और के प्लस पाई बाई एल। तो आपको ये गारंटी है, ये विंडो में कहीं पे भी रखूंगा, इस लाइन में, ये विंडो में कहीं पे भी रखूंगा, बीच में इन दोनों के बीच एक पॉइंट लाई कर रहा होगा, केवल एक ही लाई कर रहा होगा, दो लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस फिगर में कोई भी दो पॉइंट्स, कोई भी दो मोड्स के बीच का सेपरेशन बराबर है पाई बाई एल के बराबर। वो फीचर इस फिगर में नहीं था, वो फीचर इस फिगर में। तो एक पॉइंट या मोड आपको के की कितनी विड्थ में मिलता है? पाई बाई एल विड्थ में। तो सीधे सीधे हमें ये कंप्यूट करना था डी के विड्थ में कितने पॉइंट्स या कितने मोड्स लाई करते हैं के से लेकर के प्लस डी के, तो वो नंबर सीधे कितना हो जाएगा? एल अपॉन पाई डी के। अगर ये आपको समझ नहीं पा रहा है, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स है। पाई बाई एल लेंथ में एक मोड लाई करता है, पाई बाई एल, अगर आप ठीक विंडो की विड्थ पाई बाई एल के बराबर पे सेट कर दें तो आपको पता है इसके बीच तो एक ही मोड होगा, तो हर पाई बाई लेंथ में एक मोड मिलता है। तो इसका मतलब यूनिट लेंथ में, वन लेंथ में नंबर ऑफ मोड्स 1 अपॉन पाई बाई एल, जो कि एल अपॉन पाई होता है। इतनी लेंथ में एक मोड है, तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ मोड्स 1 अपॉन पाई बाई एल, जो कि एल अपॉन पाई होता है। अब यूनिट लेंथ में अगर इतने मोड्स हैं तो हम यूनिट लेंथ की बात नहीं कर रहे, हम डी के लेंथ की बात कर रहे हैं। ये अगेन के से लेकर के प्लस डी के, इसके बीच कितने मोड्स हैं? एक है, दो हैं, कि तीन है, कि चार हैं? है तो इक्विडिस्टेंट, पर उनका नंबर क्या है? अरे यूनिट लेंथ में एल अपॉन पाई मोड्स मिलते हैं, तो डी के लेंथ में कितने मोड्स मिलेंगे? एल अपॉन पाई इंटू डी के, एल अपॉन पाई इंटू डी के। हो गया आपका काम, सिंपली सीधे सीधे आपने काउंटिंग कर ली है। के स्पेस में ये काउंटिंग हो चुकी है, कितने मोड्स यहाँ से यहाँ के बीच लाई करते हैं, उसका नंबर ये रहा, एल अपॉन पाई टाइम्स डी के। तो डी एन की वैल्यू एल अपॉन पाई टाइम्स डी के, पहले इसे समझो, डी एन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कुल कितने मोड्स हैं? यहाँ तक एन मोड्स थे और यहाँ तक डी एन मोड्स और ऐड हो गए, तो इस इंटरवल में कितने मोड्स लाई कर रहे थे? डी एन। तो डी एन की वैल्यू कितनी है? एल अपॉन पाई डी के। और डी एन को डेंसिटी के टर्म्स में आप रो के डी के लिखेंगे, तो डी के का एक्सप्रेशन आप दोनों तरफ सप्रेस करें या कैंसिल करें तो रो के का की वैल्यू आपको मिल चुकी है, कितनी? एल अपॉन पाई, सिंपली। तो काउंटिंग जो आपका काम था हो चुका है। ये इतना सी, ये भी आपको आगे से ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधे सीधे आप कर सकते हैं। बट दिस, तो के स्पेस का एडवांटेज वन डायमेंशनल केस में आप देख लें, के स्पेस से जाने से जो काउंटिंग बेसिकली हम करना चाह रहे हैं, कितने मोड्स यहाँ से यहाँ तक कितने मोड्स लाई कर रहे हैं, वो काम बड़ा आसान हो जाता है। और यूजुअली उसका रिलेशन, उसका रीज़न ये है, लैम्डा और एन का रिलेशन जो होता है उसमें एन डिनोमिनेटर में होगा। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल केस में आप देखेंगे वो एन के बजाय एन स्क्वायर भी आ जाता है, बट स्टिल लैम्डा और एन जो हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लाई करते हैं। लेकिन के टर्म में एन या एन स्क्वायर का फैक्टर भी होगा तो वो न्यूमरेटर में लाई करता है, तो काउंटिंग आसान रहती है। ओके दिस। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटिंग हम कर चुके हैं, डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन वैसे मुझे के टर्म में मिल चुका है। अब आपको केवल ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट से मेरा मतलब ये है, डेंसिटी ऑफ मोड्स आप लैम्डा के टर्म में भी दे सकते हैं, कोई व्यक्ति डेंसिटी ऑफ मोड्स फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहे वो भी दे सकते हैं, और वैसे यहाँ मैं और चीज़ों के नाम भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपके लेवल पे मैं नहीं, उसे अवॉइड कर रहा था। जैसे डेंसिटी ऑफ मोड्स आप एनर्जी के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और डेंसिटी ऑफ मोड्स आप मोमेंटम के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड सो ऑन। बट वो चीज़ बेसिकली प्लैंक या क्वांटम आइडियाज़ के बाद आएगी, तो इसलिए मैंने उन्हें नहीं लिखा है। ओके दिस आइडिया ये है, के का रिलेशन लैम्डा से है, के और के का रिलेशन लैम्डा से ही है, तो जो एक्सप्रेशन रो के डी के का है आप उसे लैम्डा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रो लैम्डा डी लैम्डा के टर्म में। या फिर लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी होता है, तो उसी को आप रो न्यू डी न्यू भी लिख सकते हैं। तो
डेंसिटी ऑफ मोड्स आप चाहे वेव नंबर के टर्म में दें, या डेंसिटी ऑफ मोड्स आप वेवलेंथ के टर्म में दें, या डेंसिटी ऑफ मोड्स फ्रीक्वेंसी के टर्म में दें, और बाकी वेरिएबल्स के मैं केवल नाम यहाँ पे बता देता हूँ, एनर्जी, मोमेंटम। आप डेंसिटी ऑफ मोड्स एनर्जी के टर्म में भी दे सकते हैं, और डेंसिटी ऑफ मोड्स आप मोमेंटम और बाकी वेरिएबल्स के टर्म में भी दे सकते हैं। ओके दिस, तो उसी को मैं ट्रांसलेट करना कह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है डी एन की वैल्यू रो के डी के, और रो के डी के या डी एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं एल अपॉन पाई डी के। डेंसिटी ऑफ मोड्स अगर आपको के टर्म में बात करनी है तो एल अपॉन पाई है रो के की वैल्यू और इनटू डी के। लेकिन इसी एक्सप्रेशन से अगर आप रो लैम्डा निकालना चाह रहे हैं तो फिर इस पूरे एक्सप्रेशन में के की जगह ये सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 पाई अपॉन लैम्डा। बाहर का फैक्टर तो कांस्टेंट है एल अपॉन पाई, डिफरेंशियल बनेगा के का, के की जगह 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई का फैक्टर ले लो बाहर, 2 पाई एल और एक पाई नीचे है, कैंसिल हो गया, और डिफरेंशियल बनेगा 1 अपॉन लैम्डा का, और 1 अपॉन लैम्डा का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। अगेन इस माइनस साइन को मैंने सर्कल इसलिए किया है, ये माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये वेवलेंथ विंडो लैम्डा के टर्म्स में लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक थी, तो के टर्म्स में ये विंडो एक्चुअली के से लेकर के माइनस डी के तक होगी। रीज़न, लैम्डा बढ़ता है तो के कम होता है, दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो अगेन उस माइनस साइन को जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, हम ड्रॉप कर सकते हैं। ये केवल ये बता रहा है कि विंडो अगर एक के रेस्पेक्ट में के लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक है, तो दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एक्चुअली वो के से लेकर के माइनस डी के तक है। ओके दिस, तो माइनस साइन को आप ड्रॉप कर दें तो 2l अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो अब आप इस रिलेशन को इससे कंपेयर करो, उसी dn को अगर मैं डेंसिटी ऑफ मोड्स लैम्डा के टर्म में एक्सप्रेस करूंगा तो रो लैम्डा डी लैम्डा के बराबर होना चाहिए। डी लैम्डा कैंसिल या इक्वेट हो गए, तो रो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2l बाई लैम्डा स्क्वायर। ये वही एक्सप्रेशन है जो पिछले दो तरीके से मैंने निकाला था, सीधी काउंटिंग से या सीधे डिफ्रेंशिएट करके, लेकिन अब की बार के टर्म में। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको ये मेथड ज़्यादा इन्वॉल्व लग सकता है, पर आगे तो हमें के टर्म में ही काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम पहले मतलब के टर्म में काउंटिंग करने का मतलब ये है, पहले हम रो के का एक्सप्रेशन किसी तरह से निकालेंगे। रो के का एक्सप्रेशन आ जाएगा, उसके बाद ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन का मतलब यही है, के की जगह 2 पाई बाई लैम्डा रखो उस एक्सप्रेशन में, और उसे वो करके आप फिर पता कर सकते हैं कि रो एज फंक्शन ऑफ लैम्डा कितना है। तो जैसे इस केस में 2l बाई लैम्डा स्क्वायर, और रिमाइंडर के तौर पे मैंने फिर से लिखा है रो लैम्डा का मतलब क्या है, dn बाई डी लैम्डा। इसको इस तरह सोचो, dn के एक्सप्रेशन ये सारे हैं, अगर मैं dn बाई डी के करूँ, इस डी के से डिवाइड करूँ, डिवीज़न नहीं है वैसे वो, लेकिन फिजिक्स में इतना हम कर सकते हैं, अगर मैं डी के से डिवाइड करूँ तो मुझे रो के मिलता है। इसी dn को अगर मैं डी लैम्डा से डिवाइड करूँ तो रो लैम्डा मिलता है। इसी dn को डी न्यू से डिवाइड करूँ तो रो, मतलब और वो डिवीज़न नहीं है, वो डिफरेंशियल है। n का डिफरेंशियल के टर्म में रो के देगा, उसी n का डिफरेंशियल लैम्डा के टर्म में रो लैम्डा देगा, उसी n का डिफरेंशियल न्यू के टर्म में रो न्यू देगा। ओके, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आप किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, के टर्म में बात कर रहे हो कि लैम्डा के टर्म में कि न्यू के टर्म में, तो बाकी सब ट्रांसलेशन है। इनफैक्ट इस ट्रांसलेशन को मैंने और आगे बढ़ाया है, और आगे मतलब मैं रो न्यू का एक्सप्रेशन भी निकालना चाहता हूँ। रो के का एक्सप्रेशन तो ये है l बाई पाई, रो लैम्डा का एक्सप्रेशन 2l बाई लैम्डा स्क्वायर, और रो न्यू अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट कोई फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जानना चाह रहा है तो आपको इसके बाद लैम्डा वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है, न्यू रिप्लेस करना है न्यू से। लैम्डा इंटू न्यू आप जानते हैं सी वैसे हम वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए यूज़ करते हैं, जनरल वेव के लिए मुझे वी इस्तेमाल करना चाहिए था, बट वी लिखने में कई बार न्यू की तरह बनता है, और आगे वैसे भी हमें केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करनी है, रेडिएशन की बात करनी है, इसलिए मैंने वेलोसिटी के लिए सी सिंबल यहीं से यूज़ कर दिया है। बट ये चीज़ ध्यान रखें, ये जो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं ये केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए नहीं है, ये किसी भी वेव के लिए ट्रू हो सकता है, इसलिए ये इन जनरल ये वेलोसिटी ऑफ द वेव है। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी होना जरूरी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो लैम्डा की जगह आप सी अपॉन न्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो यहाँ तक का जो एक्सप्रेशन मिला, इसमें इस लैम्डा की जगह भी सी अपॉन न्यू रखो, तो लैम्डा स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर अपॉन न्यू स्क्वायर, और डिफरेंशियल ऑफ लैम्डा में भी डिफरेंशियल ऑफ सी अपॉन न्यू, और इसको आप सिंप्लीफाई करें, कांस्टेंट डिफरेंशियल से बाहर आ गया, ये सी बाहर आ गया, और डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन न्यू, डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन न्यू फिर से -1 अपॉन न्यू स्क्वायर डी न्यू, माइनस साइन को फिर से ड्रॉप कर सकते हैं, रीज़न आपको पता है, और सिंप्लीफाई करें तो आपको ये मिला। dn का एक्सप्रेशन ऐसे लिखो, तो ये डी के अलावा जो फैक्टर है वो डेंसिटी ऑफ मोड्स के टर्म में, ये रो के है। उसी एक्सप्रेशन को आप डी लैम्डा में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो डी लैम्डा के अलावा बाकी फैक्टर है आपका रो लैम्डा। उसी चीज़ को आप डी न्यू के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये बाकी चीज़ जो है ये है रो न्यू। रो न्यू का एक्सप्रेशन ये 2l बाई सी, और बेसिकली वो क्या होगा dn बाई डी। dn बाई डी लैम्डा रो लैम्डा है, dn बाई डी के रो के है, ऐसी dn बाई डी न्यू है रो न्यू। ओके, करस्पॉन्डिंग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। ये स्टेप आप सीधे भी कर सकते थे, सीधे करने का मतलब समझ रहे हैं,
के और न्यू के बीच का सीधा सीधा रिलेशन ये है, के बराबर 2π/λ होता है, और लैम्डा की जगह आप c/न्यू रखें तो सीधे सीधे के से अगर आप सीधे सीधे न्यू पे आना चाह रहे हैं, लैम्डा के रास्ते नहीं, मैं के से लैम्डा पे आया, लैम्डा से न्यू पे आया, आप सीधे के से न्यू पे जाना चाहें, ये रिलेशन है। के की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो 2π/c जो कि एक कांस्टेंट है इनटू न्यू, तो सीधे इस एक्सप्रेशन में L/π तो ऐसे ही रहा, और डिफरेंशियल के की जगह 2π/c टाइम्स न्यू, 2π/c कांस्टेंट है, बाहर ले लो, सीधे सीधे डी ऑफ न्यू। इस समय 1/न्यू² माइनस साइन कोई फैक्टर नहीं आया क्योंकि ये न्यू न्यूमरेटर में ही है। के और न्यू के बीच का रिलेशन जो होता है वो लीनियर होता है, अपोजिट रिलेशन नहीं है, न्यू बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। ओके दिस तो बाकी फैक्टर्स कैंसिल करें तो यही वाला एक्सप्रेशन। ओके तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये मेन पार्ट ये है, आप एक वेरिएबल के टर्म में, और सबसे आसान आगे के लिए हमें रहेगा हम रो के को निकाल लें, डेंसिटी ऑफ मोड्स को के टर्म में अगर हम काउंट कर लेंगे तो फिर बाकी तो ट्रांसलेशन है, वेरिएबल्स का चेंज करना है, के के बजाय आपको आंसर लैम्डा के टर्म में चाहिए तो एक्सप्रेशन में ये सब्स्टिट्यूट करना। ओके आपको न्यू के टर्म में चाहिए तो ये इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस कर लेना। ओके सो दैट कैन बी डन। और लास्ट में जो मेरा एक करेक्शन था जो मैं मेंशन कर रहा था, मैंने आपको डेंसिटी ऑफ मोड्स की कुछ ये डेफिनेशन दी थी, बट आप इन एक्सप्रेशंस को देखिए, सीधे मैं एक्सप्रेशन से ही आपको बताता हूँ। अगर आप रो के का एक्सप्रेशन देखें तो L/π, लैम्डा के टर्म में 2L/λ², न्यू के टर्म में 2L, एक L का फैक्टर न्यूमरेटर में हमेशा आ रहा है। इस L के फैक्टर का मतलब आप समझ रहे हैं, इसको सोचो L बराबर 1 मीटर है, माना इसी एक्सप्रेशन को देख लें, L बराबर 1 मीटर है तो रो न्यू की एक्सप्रेशन वैल्यू 2/c × 1 जितना भी बनता है वो। लेकिन अगर वही वायर मेरा 4 मीटर का है, उसी सिस्टम के बजाय एक दूसरा सिस्टम है जो उससे 4 गुना बड़ा है, 1 डायमेंशनल सिस्टम है, 4 गुना बड़ा होने का मतलब है स्ट्रिंग की लेंथ 4 है, तो उसकी डेंसिटी ऑफ मोड्स क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो डेंसिटी ऑफ मोड्स की जो हम प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं वो ये है, क्योंकि लार्ज सिस्टम में नंबर ऑफ मोड्स इस काउंटिंग से ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम डेंसिटी ऑफ मोड्स का मतलब ये होता है नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट, या तो वेव वेक्टर या वेवलेंथ या न्यू, डिपेंडिंग ऑन आप इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात। ये वही डेफिनेशन है जो मैं अभी तक इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन साथ साथ अब इसमें एक फैक्टर और आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में कितने इस तरह के मोड्स मौजूद हैं, पर यूनिट वेवलेंथ, माना मैं वेवलेंथ की बात करूं, पर यूनिट वेवलेंथ में तो आप मोड्स की काउंटिंग कर ही रहे हैं, पर साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं यूनिट लेंथ में ऐसे कितने नंबर हैं। ओके दिस, और जनरल केस के लिए मैंने इस शब्द को वॉल्यूम लिखा है। 1 डायमेंशनल केस में मेरा वॉल्यूम का मतलब है लेंथ, जब हम 2 डायमेंशनल केस में जाएंगे तो 2 डायमेंशनल केस में वॉल्यूम का मतलब होगा एरिया, और 3 डायमेंशनल केस में वॉल्यूम का वो सामान्य वाला मतलब होगा। ओके तो मतलब अगर मैं 1 डायमेंशनल केस की बात कर रहा हूँ तो जो हमने ये नंबर कैलकुलेट किया, हमें पर यूनिट लेंथ में देखना है ये नंबर कितने के बराबर बन रहा है। पर यूनिट लेंथ का मतलब इन फैक्टर्स को L से डिवाइड कर दो, टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है L, तो एकांक लंबाई में इस तरह के कितने नंबर्स होंगे, L से अगर आप डिवाइड कर दें तो तब जो नंबर बनता है उसको कहते हैं एक्चुअली डेंसिटी ऑफ मोड्स। तो पॉइंट ये ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ मोड्स की ये डेफिनेशन मैंने पहले ही कहा था, ये पूरी तरह सही नहीं है, बट शुरू में हमने कॉम्प्लिकेट नहीं करने के लिए डेंसिटी ऑफ मोड्स की डेफिनेशन ये है, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट, माना आप वेवलेंथ के टर्म में बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वेवलेंथ पर यूनिट वॉल्यूम। ओके 1 डायमेंशनल सिस्टम में आप वॉल्यूम की जगह लेंथ लिख सकते हैं, 2 डायमेंशनल सिस्टम में एरिया, 3 डायमेंशन में वॉल्यूम। तो ये तो उसके कारण फर्क क्या पड़ेगा, जो सही एक्सप्रेशन है जिसे हम डेंसिटी ऑफ मोड्स, अब ये है, ये बिल्कुल सही है ये, तो मुझे फ्रेश कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है। रो के का जो एक्सप्रेशन बना था, अगर जो कि L/π के बराबर था, अगर मैं उसे L से डिवाइड कर दूं तो 1/π। डेंसिटी ऑफ मोड्स वेव वेक्टर के टर्म में 1 डायमेंशनल सिस्टम के लिए 1/π है। रो लैम्डा का एक्सप्रेशन आपका 2λ/L² था, 2L/λ², L से डिवाइड कर दो 2/λ², एंड सिमिलरली रो न्यू को भी L से डिवाइड कर दो 2/c। तो ये सही एक्सप्रेशन है, ये गलत है क्योंकि इस डेफिनेशन में हमने पर यूनिट लेंथ का नोशन नहीं लिया था, बट वो करना आसान है। लास्ट में इस तरह का आप काउंटिंग ऑफ मोड्स करें, एन आपने निकाला, उसको लैम्डा या के या न्यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जो भी एक्सप्रेशन मिला, लास्ट में उसे सिस्टम के वॉल्यूम से भी डिवाइड कर दो एंड आपको मिल जाएगा आपका प्रॉपर डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन। तो आगे से ध्यान रखें, हमारा मेथड ये होने वाला है। मेथड मतलब एग्जैक्टली सेम चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, बट बेसिकली हमें काउंटिंग के स्पेस में जाके करनी पड़ेगी। और के स्पेस में काउंटिंग करने से होता क्या है, जो मोड्स हैं जिन्हें मैं पॉइंट्स कह रहा हूँ यहाँ पे, हमने इस फिगर में हर एक पॉइंट जिसको सर्किल कर रखा है वो एक मोड है, तो मोड्स जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा यूनिफॉर्म सा हो जाता है। यही चीज़ आप 2 डायमेंशन में भी देखेंगे और इसी चीज़ को 3 डायमेंशन में भी देखेंगे, तो फिर के टर्म्स में मोड्स की काउंटिंग करना आसान हो जाता है। ओके सो दिस, और लास्ट में एक पॉइंट और, दिस ये चीज़ मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ओमिट कर रहा हूँ। वैसे आपने ये वेव्स एंड ऑसिलेशंस के कोर्स में सब लोगों ने कर रखा है, बट स्टिल मैं जस्ट इसे स्किप करते हुए जाऊँगा, लेकिन मैं इसे आगे यूज़ करूँगा, मैं जस्ट उसका मेन वो बता रहा हूँ।
के स्पेस में इस तरह के पॉइंट्स प्लॉट कैसे करेंगे? वन डायमेंशनल केस में तो बन गया है, ओके क्योंकि वन डायमेंशनल केस में हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा, लूप की वेवलेंथ, हमको पहले लैम्डा का आइडिया था कि लैम्डा किस प्रकार का होता है, पर बाकी केसेस में आपको लैम्डा का इस प्रकार से आइडिया नहीं मिलेगा। तो मैथमेटिकली के स्पेस में ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं। तो मैथमेटिकली के स्पेस में ये पॉइंट्स प्लॉट करने का जो तरीका होने वाला है ना, टेक्निकल तरीका उसका ये होता है, थोड़ा सी सुन लीजिए, ठीक है, जितना समझ आए उसे अडॉप्ट कीजिए। बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेव्स की, चाहे वन डायमेंशन हो, चाहे टू डायमेंशन हो, चाहे थ्री डायमेंशन में। वन डायमेंशन में एक्चुअली जो मैथमेटिकली ये प्रॉब्लम थी, हमें वन डायमेंशन में इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। ये इक्वेशन है जिसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, मैं कैसे सॉल्यूशन पे जा रहे हैं मैं उस पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सॉल्यूशन एक्चुअली दो पार्ट्स का प्रोडक्ट बनता है। एक पार्ट जो कि टाइम डिपेंडेंट होता है, जो कि इस प्रकार का होता है, e प्लस आइटा ओमेगा टी या e माइनस आइटा ओमेगा टी, जिसको आप कहते हैं साइनोसोडल वेरिएशन। ध्यान कीजिए, अगर आपने इस तरह का एक्सपेरिमेंट लैब में देखा है या इसके वीडियो देखे हैं, इसमें सिस्टम का हर पार्ट जो है वो हार्मोनिक मोशन करता है, टाइम के साथ साइनोसोडल मोशन करता है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वो फैक्टर यहाँ से कंट्रोल होता है e प्लस माइनस ओमेगा टी। तो ये वाला फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आगे के डिस्कशन के हिसाब से। कभी भी आप टू डायमेंशन में स्टैंडिंग वेव्स लेंगे या थ्री डायमेंशन में स्टैंडिंग वेव्स लेंगे, सॉल्यूशन में ये वाला पार्ट तो इसी तरह का आएगा। लेकिन वन डायमेंशनल केस में, जिसे हम कहते हैं स्पेस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ये टी पे डिपेंड कर रहा है। टी डिपेंडेंट पार्ट तो टू डायमेंशन में भी ऐसा आएगा, थ्री डायमेंशन में भी ऐसे आएगा। वन डायमेंशनल वाला पार्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन इस वाले पार्ट को अभी के लिए देखिए, अगर मैं इस केस में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को किसी तरह से सॉल्व करूं तो मेरा सॉल्यूशन लास्ट में ये बनता है, ए साइन के एक्स, स्पेस वाला सॉल्यूशन, ओके। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे बता दूं, ये ओमेगा जो वेरिएबल है, ये है बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये के से इस तरह से रिलेटेड होती है, वी टाइम्स के, वी की जगह मैंने सी भी लिखा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आप किस वेव की बात कर रहे हैं दिस, बट दैट इज नॉट द पॉइंट, हम इस पर ध्यान नहीं देखेंगे। पॉइंट ये है, वन डायमेंशनल या टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल सिस्टम में आपको अगर ये सॉल्यूशन पता है, और बाकी केस में भी मैं सॉल्यूशन निकालूंगा नहीं, मैं सीधे सॉल्यूशन लिख दूंगा, लेकिन इस सॉल्यूशन से हम के की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये वाला इस तरह के, ये वाला फिगर नहीं बोलना चाहिए मुझे इस तरह के फिगर आगे बनाने हैं, और ये फिगर मैं इस एक्सप्रेशन की मदद से बना पाया। मतलब के की कौन सी अलाउड वैल्यूज़ हैं वो मुझे पता लगनी चाहिए। अब इस समय तो ये के की वैल्यू हम किसी और दूसरे रास्ते से लाए, पर जनरल केस में के की ये वैल्यू पता करके, ताकि हम इस तरह का ग्राफ बना सकें और फिर नंबर ऑफ मोड्स काउंट कर सकें, उसका तरीका ये होने वाला है। आपको वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन पता होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ हम सॉल्यूशन डिराइव करेंगे, मैं सीधे सॉल्यूशन लिखूंगा, पर हर केस में सॉल्यूशन इसी टाइप का होगा, सम कांस्टेंट इनटू साइन ऑफ के इनटू एक्स। इस समय एक ही वेरिएबल है एक्स, के एक्स, ओके दिस। अब स्ट्रिंग के केस में ध्यान कीजिए, स्ट्रिंग कैसा भी वाइब्रेट कर सकता है, किसी भी प्रकार का मोड बना सकता है, बीच में एक लूप बन सकता है या दो लूप बन सकते हैं या 50 लूप बन सकते हैं, पर कोई भी मोड हो, स्ट्रिंग के ये दो जो एंड पॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं, ये हमेशा फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड होने का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ये वाला पॉइंट भी अपनी जगह से मूव नहीं करता है, और ये वाला पॉइंट भी अपनी जगह से मूव नहीं करता है। इस पॉइंट के लिए x बराबर जीरो है और इस पॉइंट के लिए x बराबर l है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है y, ये y वेरिएबल हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो आप चेक कीजिए, अगर आप x की जगह जीरो रखें इस वाले फॉर्मूले में, x की जगह जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो y डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। मतलब x इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा कितना है, जीरो। ये वाला सॉल्यूशन इस वाले पॉइंट को हमेशा रेस्ट पे रखेगा, जो कि होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकली बाउंड्री कंडीशन। स्ट्रिंग बीच में कैसा भी वाइब्रेट करे अलग अलग मोड्स में, लेकिन उसके एंड पॉइंट्स ने हमेशा फिक्स्ड रहना है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशन है, ये वाला पॉइंट पे भी डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होना चाहिए, और इस वाले पॉइंट पे भी हमेशा डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन सीधे सीधे लिख के दिया, ये इस वाली बाउंड्री कंडीशन को तो ऑटोमेटिकली फॉलो कर रहा है। आप x की जगह जीरो रख के चेक करो, x की जगह जीरो रखा, हाँ इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है, जीरो, दिस। तो स्टैंडिंग वेव या मोड के लिए, तो फॉर सॉल्यूशन टू वैनिश एट x इक्वल टू l, लेकिन अब मैं इस पॉइंट पे भी चेक करना चाहता हूँ, ये जो सॉल्यूशन है जहाँ से भी आया, इस पॉइंट पे भी इसमें x की जगह अगर कैपिटल L रखूँ, मुझे ओवरऑल यहाँ से जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होना है। तो फॉर सॉल्यूशन टू वैनिश एट x इक्वल टू l, मैथमेटिकली हम इसे बाउंड्री कंडीशन की तरह लिख रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, x की जगह l रखूँ तो ये जीरो हो जाना चाहिए, वैनिश हो जाना चाहिए, सेकंड बाउंड्री पे वैनिश हो जाना चाहिए। मैंने ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है,
ऑलवेज वैनिशेज एट एक्स इक्वल टू 0। ये वाला सॉल्यूशन जिस तरह से लिखा गया है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को तो ये हमेशा ओबे करेगा, बस हमें ये चेक करना होगा क्या ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन को ओबे कर रहा है, बल्कि और बेटर मैं कहूँ हम इसे सेकंड बाउंड्री कंडीशन ओबे करवाएंगे। सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन हम कहेंगे नहीं, ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि इस पॉइंट पे आके डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो हो जाए। सब जगह नहीं, बस इस पॉइंट और इस पॉइंट पे तो जीरो होना ही चाहिए। इस पॉइंट पे तो ये हमेशा जीरो है। अब x इक्वल टू एल पे भी इसका जीरो होने का तरीका क्या होगा? साइन के टाइम्स एल कितना होना चाहिए? जीरो। कांस्टेंट तो जीरो हो नहीं सकता साइन के एल। और साइन कब कब जीरो होता है? साइन होता है जीरो जीरो पे, और पाई पे, और 2 पाई पे, और 3 पाई पे, और 4 पाई पे, एंड सो ऑन सो ऑन। तो मोस्ट जनरली साइन जीरो कब होता है? n पाई पे। इसको ये देखिए, जो मैंने बाउंड्री कंडीशन रखी वो मुझे कह रही है ए साइन के एल कितना होना चाहिए? जीरो। एक्स इक्वल टू एल वाले पॉइंट पे, स्ट्रिंग के लास्ट वाले पॉइंट पे, बाउंड्री वाले पॉइंट पे फिर से डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? जीरो। ए जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब साइन के एल क्या होना चाहिए? जीरो। लेकिन साइन कब कब जीरो होता है? जब उसका जो आर्ग्यूमेंट है, जो एंगल है, वो कितने के बराबर होता है? एन पाई। इसका मतलब के एल कितने के बराबर होना चाहिए? एन पाई। तो यहाँ से आप के की वैल्यू निकालें तो एन पाई पे आ गया वही आंसर। देखिए किस तरह से, यही वाला अब की बार मैं वेवलेंथ और वहाँ से नहीं आया, मुझे उस रास्ते से आना भी नहीं है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल केस में। के की, जिसे हम कहते हैं के की अलाउड वैल्यूज़, जो मोड्स इस सिस्टम में बनते हैं उनके लिए के की कौन कौन सी वैल्यू परमिसिबल है, वो वैल्यू इस तरह के एक्सप्रेशन से इस समय आ रही है। बट ये एक्सप्रेशन मैंने सिंपली निकाला कहाँ से? मेरे को सॉल्यूशन चाहिए वेव इक्वेशन का, उस स्टैंडिंग वेव के करस्पॉन्डिंग का सॉल्यूशन मेरे पास होना चाहिए, और उस पर मैंने केवल अप्लाई करनी है बाउंड्री कंडीशन, उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं करना है। तो ऑटोमेटिकली मुझे पता लग गया इस सिस्टम में स्टैंडिंग वेव्स या मोड्स के लिए के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? n टाइम्स पाई बाई एल। और इसके बाद वो बाकी वाला डिस्कशन रिपीट हो जाएगा। तो ध्यान ये रखना है, आगे से जो हम करेंगे 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल केस में, मैं ये भी नहीं लिखूंगा, ये वेव इक्वेशन हमें कुछ वगैरह कुछ नहीं लिखनी है, मैं सीधे आपको सॉल्यूशन लिखूंगा, एक सॉल्यूशन लिखूंगा, उस सॉल्यूशन से हम, जिसे हम कहते हैं के की अलाउड वैल्यूज़ को रीड करने की कोशिश करेंगे। और एक बार के का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा तो फिर ऐसे फिगर, अब 2 डायमेंशनल केस में एक्चुअली ये फिगर ऐसा नहीं बनेगा, ये फिगर भी 2 डायमेंशनल बनेगा, बट यूनिफॉर्म फिगर होगा। और एक बार ये फिगर बन गया तो फिर काउंटिंग करना आसान हो जाएगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है आगे से। सॉल्यूशन जो है, वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है, वो हमें पता होना चाहिए। आपके लेवल पे वैसे आप लोग भी उसे डिराइव कर सकते हैं, इनफैक्ट आपने अपने वेव्स के कोर्स में उसे किया भी डिराइव, बट यहाँ पे मैं वो सॉल्यूशन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल केस में सीधे लिख दूंगा। और फिर उस सॉल्यूशन को देख के हम पता कर लेंगे के की अलाउड वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। के की अलाउड वैल्यू देख के हम उसका एक फिगर बनाएंगे, 2 डायमेंशनल केस में 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल केस में 3 डायमेंशनल फिगर। और फिर उस फिगर में हम काउंट कर लेंगे कितने मोड्स किसी वेवलेंथ विंडो के बीच, या किसी के विंडो के बीच, या किसी फ्रीक्वेंसी विंडो के बीच एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दैट वुड बी आवर स्ट्रेटजी। ओके, दिस ईच अलाउड ऑफ वैल्यू ऑफ के की एक एक वैल्यू जो अलाउड है, n इक्वल टू 1 के लिए एक वैल्यू, n इक्वल टू 2 के लिए दूसरी वैल्यू, n इक्वल टू 3 के लिए तीसरी वैल्यू। हर एक के की वैल्यू मतलब लैम्डा की एक वैल्यू, 1 अलाउड वैल्यू ऑफ लैम्डा, और लैम्डा की एक एक वैल्यू का मतलब एक मोड। तो जो यहाँ से जो के की एक एक वैल्यू है वो एक एक मोड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर उसको हम ज्योमेट्रिकली काउंट करने की कोशिश कर सकते हैं, और यही हम करेंगे। ज्योमेट्रिकली काउंट करने का मतलब कुछ इस तरह के फिगर्स बना के। ओके, सो दिस विल बी आवर जनरल स्ट्रेटजी। और लास्ट में जस्ट एक मैंने कुछ ग्राफ्स प्लॉट किए हैं, ये डायरेक्टली इस कोर्स के रेलिवेंट तो नहीं है, बट ये जो डेंसिटी ऑफ मोड्स का नोशन है, एक्चुअली ये फिजिक्स में एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया है। ओके, स्टैट मैक में इसी आइडिया को हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कहते हैं, DOS शॉर्ट में उसे लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी सिस्टम की। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। रो लैम्डा का एक्सप्रेशन 1 डायमेंशनल केस के लिए अभी हमने निकाला 2 बाई लैम्डा स्क्वायर, लेकिन उसी डेंसिटी को अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में एक्सप्रेस करें 2 बाई सी, और के के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो 1 बाई। तो अगर आप लैम्डा के रेस्पेक्ट में रो लैम्डा को प्लॉट करें तो इसका ग्राफ, ये 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा बढ़ रहा है तो ये वैल्यू घट रही है, लैम्डा बराबर 0 है तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, और जैसे जैसे लैम्डा बढ़ रहा है कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। मतलब डेंसिटी ऑफ मोड्स का आपने प्लॉट किया है विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। लेकिन उसी डेंसिटी ऑफ मोड्स को अगर आप फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में प्लॉट करें तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें 2 भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है। c वेव की वेलोसिटी है, तो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये फैक्टर कांस्टेंट रहता है, डेंसिटी ऑफ मोड्स फ्रीक्वेंसी के टर्म में कांस्टेंट। ओके, के टर्म में प्लॉट करें तो के के लिए 1/π, ये भी कांस्टेंट है। दिस
ये तीनों एक ही चीज़ हैं। अब आप ये ना सोचें ये अलग है, यहाँ पे आप उसी इन्फॉर्मेशन को लैम्डा के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहाँ आप स्लाइटली डिफरेंट वेरिएबल न्यू के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहाँ एक तीसरे डिफरेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। ओके, तो ये फिगर्स 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी सिस्टम के लिए, कि उसकी डेंसिटी ऑफ मोड्स किस तरह से वेरी कर रहे हैं, जो भी पैरामीटर है, लैम्डा है या न्यू है या के है, किसके रेस्पेक्ट में कैसी वेरी कर रहे हैं। ओके, तो रो कितनी तेज़ी से लैम्डा के साथ ग्रो या कम हो रहा है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करने के लिए। सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस 2 पार्ट डिस्कशन। थैंक यू एवरीबॉडी।